हेलो दोस्तों। आज हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का 10th और आखिरी पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, जिसे हिंदी में कहेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों शब्दों का अर्थ समझना है। तो नेशनलिज्म के बारे में हमने कई बार चर्चा की है पिछले लेक्चर्स के दौरान, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। नेशनलिज्म का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर योर कंट्री, यानी कि आपके अपने देश के प्रति गर्व और प्रेम की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है, नेशनलिज्म कहलाती है। इंपीरियलिज्म का क्या मतलब होता है? इंपीरियलिज्म एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कि एक रिच और पावरफुल कंट्री एक दूसरे कंट्री के ऊपर अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण जो है वो स्थापित करता है एक दूसरे देश के ऊपर। तो इसे हम कहते हैं इंपीरियलिज्म। तो आइए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स के दौरान डिस्कस किया था, कई बार इस बात पे चर्चा किया है कि नेशनलिज्म जो है वो एक समय के बाद, स्पेशली जब 19th सेंचुरी की जब शुरुआत होती है, तो नेशनलिज्म को जोड़ के देखा जाता है लिबरल और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ से, यानी कि उदारवाद और लोकतंत्र की विचारधारा को नेशनलिज्म से जोड़ा गया। और लोकतंत्र में विश्वास रखना, उदारवाद में विश्वास रखना, माना जाता था कि आप राष्ट्रवादी हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप राष्ट्रवादी माने जाते थे। ऐसा मैंने 1830 और 1848 का जो रिवॉल्यूशन जब मैं चर्चा कर रहा था तो उस दौरान भी मैंने ये बात आपको कही थी। लेकिन जब 19th सेंचुरी का जो लास्ट क्वार्टर आता है, यानी कि हम कह सकते हैं 1875 के बाद का जो समय है, तो उस दौरान ये नेशनलिज्म का जो मीनिंग था, जो पहले लिबरल और डेमोक्रेटिक होना होता था, वो मीनिंग चेंज हो गया। और अब जो है समय के बाद जो है नेशनलिज्म का जो मीनिंग था वो कन्वर्ट होकर के वो इम्पेरियलिज्म से जुड़ गया, यानी कि साम्राज्यवाद से जुड़ गया। यानी कि अब राष्ट्रवादी होने का मतलब था कि आप इम्पेरियलिज्म में, अर्थात साम्राज्यवाद में आप विश्वास करते हैं, और आप साम्राज्यवादी विचारधारा में अगर विश्वास करते हैं तो आपको राष्ट्रवादी कहा जाता। इसी दौरान जो ये जो समय चल रहा था, यानी कि राष्ट्रवाद को इम्पेरियलिज्म से जोड़कर देखने का जो समय चल रहा था, इस दौरान जो भी कंट्रीज़ थे, जो भी नेशंस थे, जो भी नेशनलिस्ट ग्रुप थे, वो सब एक दूसरे के प्रति इनटॉलरेंट होते जा रहे थे। यानी कि उनके अंदर एक दूसरे के प्रति उदार होने की जो भावना होती है, एक दूसरे को की बातों को सुनने की, सहने की जो क्षमता होती है, वो ख़त्म होती चली गई। और सभी राष्ट्र एक दूसरे से हमेशा युद्ध के लिए तैयार होते दिख रहे थे। यानी एक ऐसा माहौल पूरे यूरोप में स्पेशली बन गया था कि हर राष्ट्र एक तरीके से युद्ध की तैयारी कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि अगर युद्ध हुआ तो सभी राष्ट्र एक साथ युद्ध करेंगे। ऐसी स्थिति जो है वो तैयार हो चुकी थी। इसमें जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे, जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये पावरफुल जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग था लोगों के अंदर, मैंने आपको बताया कि नेशनलिज्म की फीलिंग पहले जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी था, उस दौरान नेशनलिज्म की फीलिंग का मतलब था कि लिबरल और डेमोक्रेटिक होना। लेकिन जो लास्ट क्वार्टर चल रहा था, जब जो है 19th सेंचुरी का, यानी कि 1875 के जो बाद का समय था, उस दौरान ये सभी पावरफुल कंट्रीज़ ने जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी लोगों के अंदर, उसको मैनिपुलेट करना शुरू किया। किस लिए? ताकि वो अपने इम्पेरियलिस्टिक एम्स को अचीव कर सके। इम्पेरियलिस्टिक एम का मतलब है कि अपने साम्राज्यवादी जो लक्ष्य हैं, यानी कि ये सभी जो पावरफुल कंट्रीज़ थे, वो चाहते थे कि हम दूसरे देशों के ऊपर अटैक करें, उनको अपने अपने साम्राज्य में उसे हम मिलाते चले जाएं। तो ये बिना वहाँ की जनता के, बिना सपोर्ट के तो नहीं हो सकता था। तो इसलिए जनता का सपोर्ट तभी मिलता है जब लोग अपने मन से सपोर्ट करते हैं। और उनके अंदर जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी लोगों के अंदर, उसको उन्होंने मैनिपुलेट करना शुरू किया, उसको उन्होंने एक दूसरे सेंस में लेकर के जाना शुरू किया। और लोगों ने भी ये मानना शुरू कर दिया कि हाँ, नेशनलिज्म का मतलब यही है कि हम एक इम्पेरियलिस्ट पावर बने, हम दूसरे देशों को अपने साम्राज्य के अंदर मिलाना शुरू करें। तो इस तरीके से जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी उसको कन्वर्ट करके इम्पेरियलिज्म की फीलिंग में ला दिया गया था यूरोप में। अब जो सबसे ये जो नया जो राष्ट्रवाद पनप रहा था, इसके लिए इसने एक यूरोप में तनाव की स्थिति पैदा कर दी, एक टेंशन का सिचुएशन क्रिएट कर दिया। और इसका जो सबसे बड़ा सेंटर बना यूरोप में वो था बाल्कन रीजन। और ये 1871 के बाद स्पेशली शुरू होता है। तो 1871 आपके बुक में भी ये बात लिखी हुई है। 1871 के बाद हम क्यों चर्चा करते हैं? क्योंकि जो है 1871 वो ईयर है जब जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ और जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में जन्म लेता है। जब जर्मनी जो है एक राष्ट्र के रूप में आता है सामने, तो एक नया पावर यूरोप के अंदर आता है। और जो पहले के जो पावर थे, जैसे कि ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था,
इन सब का जो पावर था उसको एक तरीके से चैलेंज मिलता है जर्मनी के द्वारा, और एक होड़ मच जाती है पूरे यूरोप में कि कौन किस एरिया को अपने कंट्रोल में ला के रख देगा, यानी कि किसका साम्राज्य कितना बड़ा होगा। और इस तरीके से एक युद्ध जैसी कंडीशन जो है वो पैदा होती है, और इसका जो सेंटर बनता है वो बनता है बाल्कन रीजन। तो अब सवाल उठता है कि ये बाल्कन रीजन क्या है। तो बाल्कन दोस्तों आज के समय का अगर हम देखें कंट्री, जैसे ये यूरोप है, तो यूरोप में आप देखेंगे जो साउथ ईस्ट यूरोप जो है, ये जो एरिया है दोस्तों, इस एरिया को हम कहते हैं बाल्कन रीजन। इसमें आज का समय का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जोगोविना, वैसे ही स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये सभी कंट्रीज जो है कभी जो है ये बाल्कन रीजन्स के अंदर आते थे, अभी भी हैं, लेकिन बाल्कन रीजन्स के कंट्री उस समय ये कहलाते थे। तो ये है दोस्तों जो आप यहाँ पे डार्क कलर में जो एरिया देख रहे हैं, ये बाल्कन रीजन है, जिसमें मैंने बताया स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, कोसोवो, मैसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, बुल्गारिया, ये सभी कंट्रीज जो है वो बाल्कन्स के कंट्रोल में आते थे। अब सवाल उठता है कि इसको हम बाल्कन क्यों कहते हैं, जबकि बाल्कन नाम का यहाँ पे कोई जगह भी नहीं है, कोई ऐसी कंट्री भी नहीं है, या बाल्कन नाम का कोई एम्पायर भी नहीं था, तो इसको फिर बाल्कन कंट्रीज़ क्यों कहते हैं। तो इसका एक रीज़न है ज्योग्राफिकल रीज़न। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एक कंट्री है सर्बिया, ये, और यहाँ पे है बुल्गारिया, और इन्हीं दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक माउंटेन रेंज है यहाँ पे। ये माउंटेन जो रेंज है इसका नाम है बाल्कन माउंटेन्स, और इसी बाल्कन माउंटेन्स के नाम पे इस पूरे रीजन को कहा गया बाल्कन रीजन। तो उम्मीद है आपको बाल्कन जो कंट्रीज़ है उसका मतलब समझ में आ गया होगा, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये यूरोप में सिचुएटेड है, ये बात भी आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, जो बाल्कन रीजन में जो रहने वाले लोग थे, उनको हम बोलते थे स्लाव्स। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको हम स्लाव पढ़ते हैं, ठीक है। कई बार बच्चे गलती से स्लेव पढ़ते हैं, इसलिए मैं इसको जोर देकर इस बात को कह रहा हूँ कि इसको हम स्लाव पढ़ते हैं, इसको हम स्लेव नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ रहने वाले लोगों को मोस्टली जो है हम जो लोग थे उनको हम स्लाव कहते थे। ये स्लाव एक तरीके से यहाँ की एथनिसिटी थी। अब जो बाल्कन रीजन है और यहाँ के जो मोस्टली जो एरियाज़ हैं वो सभी उस समय हुआ करते थे ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में। अब ये ओटोमन एम्पायर कौन है? ओटोमन एम्पायर के बारे में दोस्तों हम अगले चैप्टर में बहुत ही विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ओटोमन एम्पायर जो है वो आज का इस समय जो मैंने बाल्कन रीजन मैंने बताया वो एरिया था जिसके ऊपर वो कंट्रोल करता था, और इसका जो हेड होता था, जो बाल्कन जो एम्पायर था उसका जो हेड होता था, जो सुप्रीम पर्सन होता था, उसको बोलते थे खलीफा, ठीक है। तो खलीफा जो है वो पूरे वर्ल्ड में जितने इस्लाम के फॉलोअर्स हैं उनका वो स्पिरिचुअल लीडर माना जाता था, और इसी खलीफा की वजह से इंडिया में भी एक मूवमेंट शुरू हुआ। अगर आप गेस कर सके तो ये खिलाफत मूवमेंट था। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हालांकि डिस्कस करेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया में। तो फिलहाल मैं यही रोकता हूँ इसको कि ओटोमन एम्पायर का जो है बाल्कन रीजन में कंट्रोल हुआ करता था। और इसी दौरान जब ये नेशनलिज्म का आइडिया चेंज होता है, इसी दौरान बहुत सारे देश ऐसे थे जो ओटोमन एम्पायर से डिसइंटीग्रेट होना शुरू किए हुए हैं, यानी कि इससे अलग होना शुरू होते हैं। और इसी दौरान रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग भी लोगों के अंदर आती है। अगर आपको याद हो, जो मैं इस चैप्टर का मैं 5th पार्ट जब डिस्कस कर रहा था उस समय मैंने रोमांटिसिज्म के बारे में चर्चा किया था। रोमांटिसिज्म क्या था अगर आपको याद हो तो? रोमांटिसिज्म जो है वो एक कल्चरल मूवमेंट था, यानी कि लोग अपने कल्चर को एक तरीके से नए तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आए। यानी कि जब हम नेशनलिज्म की फीलिंग को कल्चर के थ्रू हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो इसे ही हम बोलते हैं रोमांटिक नेशनलिज्म। तो इस दौरान जो मोस्टली जो कंट्रीज़ थे जो बाल्कन रीजन के, उन्होंने भी अपने अंदर जो है वो रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करना शुरू किया। उन्होंने अपने कल्चर के बारे में स्टडी करना शुरू किया, लोगों ने अपने कल्चर के बारे में लिखना शुरू किया। फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, फोक कल्चर, ये सभी चीज़ें जो है वो सामने आने लगी और लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होना शुरू हुई, और लोग एक तरीके से ये कोशिश करने लगे कि हमको किसी एम्पायर के कंट्रोल में नहीं रहना है। और यही वजह था कि ओटोमन एम्पायर से ये रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग ने ओटोमन एम्पायर से बहुत सारे देशों को डिसइंटीग्रेट होने, यानी कि उससे बाहर निकलने के लिए मोटिवेट किया। और ये दोनों चीज़ें मिल करके, रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग और प्लस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर, इन दोनों ने मिल करके एक तरीके से बाल्कन रीजन में एक एक्सप्लोजन किया, एक विस्फोट वाली जैसी स्थिति जो है वो पैदा कर दी। तो ओटोमन एम्पायर ने कोशिश किया कि इन सभी देशों को डिसइंटीग्रेट ना होने दें, उनको आपस में हम अंदर अपने मिला के रखें, अपने एम्पायर के कंट्रोल में रखें। इसलिए उसने अपने एम्पायर का मॉडर्नाइजेशन करना शुरू किया, आधुनिकीकरण करना शुरू किया, और बहुत सारे उसने इंटरनल रिफॉर्म्स किए, आंतरिक कुछ सुधार किए। लेकिन ये सभी सुधार और ये सभी मॉडर्नाइजेशन, इससे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा।
और इसमें जो है ओटोमन एम्पायर को खुद को कंट्रोल में रखने के लिए, खुद का जो साम्राज्य था उसको मजबूत बना के रखने में बहुत ही कम सफलता मिली, और समय के साथ जो है बहुत सारे जो देश थे वो समय के साथ इससे इंडिपेंडेंट होते गए, ओटोमन एम्पायर से डिसइंटीग्रेट होते गए, जैसे कि ग्रीस, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ये सभी कंट्री जो है समय के साथ जो है वो लेट 19th सेंचुरी और स्टार्टिंग के 20th सेंचुरी में बहुत सारे इसमें से कंट्रीज जो है वो डिसइंटीग्रेट होकर के ओटोमन एम्पायर से बाहर निकल गए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने एक लेक्चर में जब ग्रीस का इंडिपेंडेंस मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने उस समय आपको बताया था जो है कि कैसे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1832 में हुआ था उसके द्वारा ग्रीस जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है। तो इस तरीके से बहुत सारे देश जो है वो ओटोमन एम्पायर से बाहर निकलते हैं और वो एक अपना इंडिपेंडेंट नेशन बनते हैं। तो मैंने बताया जैसे ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, ये सभी कंट्रीज़ जो है वो, बुल्गारिया, ये सभी कंट्रीज़ जो है समय के साथ, सर्बिया, ये समय के साथ ये सभी कंट्रीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन बनते जाते हैं और वो ओटोमन एम्पायर से वो बाहर निकलते जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो बाल्कन लोग थे, जिनको मैंने बताया पहले कि स्लाव कहलाते थे, जो स्लाविक लोग थे, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए समय के साथ क्लेम करना शुरू किया, अपना इंडिपेंडेंस मांगना शुरू किया, अपना राजनीतिक अधिकार मांगना शुरू किया। और ये मांगने का अधिकार जो इन्होंने जो अधिकार मांगने शुरू किया, इसका आधार क्या था? इसका आधार था उनकी नेशनलिटी। उन्होंने कहा कि हमारी एक अपनी राष्ट्रीयता है, हम एक अलग नेशन है, हम किसी एम्पायर के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो उन्होंने इसके लिए प्रूफ करने के लिए कि हम एक अलग नेशन है, क्या यूज़ किया? उन्होंने यूज़ किया अपने हिस्ट्री को। ये जो स्लाव लोग थे जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे, हम कहें कि आज के जो अलग अलग नेशन में डिवाइडेड थे, उन्होंने कहा कि हमारी एक हिस्ट्री रही है, हमारा एक इतिहास रहा है और हम बहुत पहले समय में हम इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ जो फॉरेन पावर्स थी, जो विदेशी ताकतें थी, उन्होंने अपने कंट्रोल में लाना शुरू किया और हम उनके सब्जेक्ट बनना शुरू हो गए, हम उनके विषय बन गए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम पहले के समय में जो हम तो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन समय के साथ हम क्या हो गए? दूसरे देशों के कंट्रोल में आ गए, फॉरेन पावर्स के कंट्रोल में आ गए। तो इसलिए हमें जो है अपने इंडिपेंडेंस जो है वो वापस चाहिए, और इस तरीके से वहाँ पे रिबेल होना, विद्रोह होना शुरू होता है बाल्कन रीजन में। और हर राष्ट्र कोशिश करता है कि हमको अपने ओटोमन एम्पायर से हमें इंडिपेंडेंस चाहिए और हम उससे अलग होंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे। और ये जो है एक तरीके से वो अपनी खोई हुई जो आज़ादी थी, जो बहुत पहले उनके हिसाब से खो चुकी थी, वो उसे वापस पाना चाहते थे। अब जो है ये जो स्ट्रगल था कि अपनी हमें पहचान चाहिए, अपनी हमें आज़ादी चाहिए, इसने बाल्कन रीजन के अंदर एक बहुत ही इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया। एक बहुत ही, एक तरीके से कहे तो बहुत ही विवाद की स्थिति जो है, एक बहुत ही जटिल स्थिति जो है उसने क्रिएट कर दिया, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस जो है वहाँ पे क्रिएट हो गई थी। अब हर राज्य, मैंने जो आपको राज्य के नाम बताया, जैसे ग्रीस रहा हो या रोमानिया, बुल्गारिया, हर्जेगोविना, जो भी रहे हों, ये सभी जो स्टेट्स थे वो सब चाहते थे कि हमें अपनी टेरिटरी में इंडिपेंडेंस मिले, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बने। साथ ही साथ एक और जो चीज़ वो चाहते थे कि हमारा एरिया जो है वो एक्सपेंड हो और हम दूसरे के एरियाज़ को अपने कंट्रोल में जो है वो लाना शुरू करें। यानी कि इंडिपेंडेंट भी होना है, एक इंडिपेंडेंट नेशन भी बनना है, और साथ ही जो है दूसरे के एरिया को अपने एरिया में जो है वो मर्ज भी करना है। और इस तरीके से एक जो है लड़ाई जैसी स्थिति जो है आपस में शुरू हो गई, क्योंकि हर देश यही चाहता था कि हम इंडिपेंडेंट हो और दूसरे को अपने कंट्रोल में लाए। तो एक बिग पावर राइवलरी, एक बहुत ही बड़ा जो है एक तरीके से युद्ध जैसी कंडीशन वहाँ पे शुरू हो गई। और यहाँ पे एंट्री होती है यूरोपियन पावर्स की। यूरोपियन पावर्स जो है वो अपना ट्रेड बढ़ाने, अपना कॉलोनी एक्सपेंड करने, यानी कि दूसरे एरियाज़ को अपने अंडर में लाने के लिए, और साथ ही साथ अपनी नेवल पावर को और मिलिट्री पावर को भी इंक्रीज करने के लिए, इस इंटेंस राइवलरी जो ये एक युद्ध जैसी स्थिति चल रही थी, उसमें जो है वो यूरोपियन पावर्स जो है, मेजर जो यूरोपियन पावर्स हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सभी जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। और ये हर पावर, चाहे वो रशिया हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रिया, हंगरी हो, फ्रांस रहा हो, ये सभी कोशिश करते हैं कि वो जो बाल्कन रीजन के जो छोटे छोटे जो देश हैं, जो ओटोमन एम्पायर से अभी डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ये सभी देश सोचते हैं कि हम इसको कंट्रोल में ला दें। तो इस तरीके की जो सोच रहती है सभी यूरोपियन पावर्स की कि हम मतलब सभी पावर यही सोच रहे हैं कि हम ओटोमन एम्पायर को अपने कंट्रोल में ला दें। इस सोच ने एक तरीके से एक ऐसी स्थिति, एक ऐसे सिचुएशन को जनरेट कर दिया कि अब एक लड़ाई जैसी कंडीशन पैदा हुई। मतलब कि हर कोई चाह रहा है कि हम जो है बाल्कन के ऊपर कंट्रोल कर लें और दूसरे को जो है ऐसा करने से हम काउंटर करें, दूसरे को ऐसा करने से रोके। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक युद्ध जैसी स्थिति तो पैदा होनी ही थी। और ये जो सबकी जो कोशिश थी, इसी ने फाइनली जो है बहुत सारे लड़ाइयों को जन्म दिया, और बाद में लड़ाई इतनी बढ़ती गई कि फाइनली जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया।
तो ये मैंने कंट्रीज़ का नाम बताया दोस्तों। ये है ओटोमन एम्पायर का एरिया, और यहाँ पे देखिए आप, ये ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर है, यहाँ पे जर्मन एम्पायर है, यहाँ पे फ्रांस था, ये रशिया था। ये सब के सब जो है कोशिश कर रहे थे कि इसको ओटोमन एम्पायर को कंट्रोल कर लें। और अब फ्रांस भी सोचता था कि हम जर्मनी को नहीं बढ़ने देंगे, जर्मनी सोचता था कि हम रशिया को नहीं बढ़ने देंगे, और सब कोशिश करते थे कि खुद हम जो है ओटोमन एम्पायर में पहुँचे, इसको कंट्रोल कर लें और एक दूसरे को न पहुँचने दें। तो लड़ाई जैसी स्थिति जो है वहाँ पर पैदा हो गई। और ये एक तरीके से एक जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग उस समय जो डेवलप हुई, जो कि इम्पेरियलिज्म से एसोसिएटेड थी। जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनलिज्म का मतलब एक इम्पेरियलिज्म हो चुका था उस समय यूरोप में। तो इसने फाइनली जो है एक डिजास्टर पैदा कर दिया, एक विपदा पैदा कर दी यूरोप में 1914 में। और 1914 में जो है यूरोप में वो वर्ल्ड वार दोस्तों स्टार्ट हो जाता है। अब जो है कि जो इसी दौरान जब ये वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो ये एक ऐसा समय था जब जो बहुत सारे कंट्रीज जो कॉलोनी हुआ करते थे दूसरे देशों के, जैसे कॉलोनी का मतलब जैसे इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी। तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थे, सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश नहीं था जो किसी कॉलोनी था, बहुत सारे विश्व के देश थे जो यूरोपियन पावर्स के कॉलोनी हुआ करते थे। तो वो सभी ने इन इम्पेरियलिज्म जो डोमिनेशन था, यानी कि जो दूसरे देशों का जो साम्राज्यवादी जो अधिकार था दूसरे देशों के ऊपर, उसको उन्होंने अपोज करना शुरू किया, इसका विरोध करना शुरू किया। जैसे आपको पता हो कि 1914 से 1918 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, उसके बाद 1918 के बाद आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे आंदोलन हुए इन द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड सम अदर लीडर्स। तो जब ये आंदोलन शुरू हुए तो इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी, और लोग चाहते थे कि जो यूरोपियन पावर्स ने हमारे ऊपर कंट्रोल कर रखा है, उन यूरोपियन पावर्स को हम यहाँ से हटाएं और हम अपना अलग नेशन बनाएं। और इस तरीके से जो एंटी इम्पेरियल मूवमेंट चालू हुआ, यानी कि जो साम्राज्यवादी ताकतें थी उनके अगेंस्ट में जो आंदोलन चालू हुए, ये एक नेशनलिस्ट आंदोलन थे, एक नेशनलिज्म की फीलिंग को लिए हुए थे। क्यों नेशनलिज्म की फीलिंग थी इसमें? वो इसलिए थी क्योंकि लोग जो है एक दूसरे से एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर कर रहे थे, लोग एक दूसरे से नेशनल यूनिटी के द्वारा जुड़े हुए थे। जैसे अगर आपको पता हो, जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप में जो नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, उसमें क्या था, उसमें क्या चीज़ें थी जो उनको नेशनलिज्म की फीलिंग दे रही थी? वो थी जैसे कॉमन लैंग्वेज होना, कॉमन रेस होना, कॉमन प्रजाति होना, कॉमन एथनिसिटी होना। लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो इंडिया में ना तो हम एक लैंग्वेज बोलते हैं, ना एक एथनिसिटी है, ना एक रिलीजन है, ना एक कास्ट है, ना एक जैसे दिखते हैं हम लोग। फिर भी जो है लोगों के अंदर यूनिटी कहाँ से आई? फिर भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कहाँ से आई? ये नेशनलिज्म की फीलिंग आई कि जब हमने यूरोपियन पावर्स को, स्पेशली हमने ब्रिटिशर्स को, जब हमने उस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जब हमने मूवमेंट करना शुरू किया, तो हमें समझ में आया कि हम सब तो एक हैं। हमारा चाहे लैंग्वेज अलग हो, चाहे हमारा रिलीजन और कास्ट अलग हो, लेकिन हम इस तरीके से एक दूसरे से यूनाइटेड हैं कि हम सब यही चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ करके और चले जाएं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारे देश की जो नेशनलिज्म थी, ठीक है, हमारे देश के अंदर जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, वो यूरोप के जो नेशनलिज्म का आइडिया था उससे बिल्कुल अलग था। यूरोप में जो नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप हुआ, वो कैसे डेवलप होता है? वो लैंग्वेज के आधार पर डेवलप होता है मोस्टली। लेकिन इंडिया में कैसे डेवलप होता है? इंडिया में एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के द्वारा डेवलप होता है। हम इसलिए हम यूनाइटेड हुए हैं, इसलिए हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई, क्योंकि हमने जो है हमने अपना एक कॉमन एनिमी सेट किया है। जो यूरोपियन पावर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो हमारे लिए कॉमन एनिमी हुए, और इस तरीके से हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे और हमारे अंदर नेशनल यूनिटी की फीलिंग डेवलप होती है। तो इस तरीके से दोस्तों एक समय के साथ जो है ये चीज़ें बढ़ती रहीं, और बाद में एक ऐसा कंडीशन भी आया कि नेशन स्टेट का जो फॉर्मेशन था, यानी कि राष्ट्र राज्य की जो स्थापना थी, यानी कि हर देश जो है वो इंडिपेंडेंट होकर रहे, हर देश का अपना सॉवरेनिटी हो। ये जो नेशन स्टेट का जो आइडिया था, ये समय के साथ एक तरीके से नेचुरल आइडिया मान लिया गया। ये मान लिया गया कि ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, ये तो होना ही है, इसके लिए जो है कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल आइडिया है। यानी कि हर देश को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और कोई दूसरा देश किसी के ऊपर कंट्रोल करके नहीं रखेगा, कोई इंपेरियल पावर नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही था। तो जो मैंने अभी तक आपको बताया, कुछ 2-3 कार्टून्स के माध्यम से जो है मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बाल्कन है, तो इसको ऐसे दिखाया गया है कि बाल्कन जो है एक तरीके से उसको जलाने की तैयारी हो रही है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है फैक्टर काम कर रहे हैं, जो लकड़ी के रूप में दिखाए गए हैं, जैसे कि बोस्निया, ठीक है, और बाल्कन वॉर्स, ये सभी चीज़ें एक तरीके से माचिस का काम कर रही थी, जो इसमें आग लगाने की कोशिश कर रही थी बाल्कन रीजन में। और ऊपर से जो है जो हथियारों की एक दौड़ चल रही थी पूरे यूरोप में। हर देश चाहता था कि हमारे पास बहुत हथियार हो, हम लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और जो नेशनलिज्म मूवमेंट था, यानी कि हमारा अपना देश होगा, और उसमें जो इंपेरियलिज्म की जो चीज़ें घुस गई, उसमें जो है इंपेरियलिज्म जो जिस तरीके से उसमें जुड़ गया नेशनलिज्म के साथ,
तो उसने एक तरीके से इस आग में हवा देने का, इस माचिस को हवा देने का काम किया और उसी ने बाल्कन में फाइनली दोस्तों आग लगा दिया और बाल्कन जो है डिसइंटीग्रेट हुआ और वर्ल्ड वार जो है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कार्टून देख रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले सर्बिया को एक छोटे बच्चे के रूप में दिखाया गया है, फिर उसके ऊपर ऑस्ट्रिया है, उसके बाद रशिया, जर्मनी, फ्रांस और लास्ट में एक कैपिटलिस्ट पर्सन है, एक पूंजीवादी व्यक्ति जो कोट वगैरह पहना हुआ है, बहुत अच्छे सूट बूट में है। तो यहाँ पे सर्बिया कह रहा है कि इफ़ यू टच मी आई विल, मतलब ये धमकी दे रहा है किसको, ऑस्ट्रिया को, और ऑस्ट्रिया कह रहा है कि इफ़ यू मेक अ मूव आई विल, यानी कि हर कोई एक दूसरे को मारने की तैयारी कर रहा है। ऑस्ट्रिया कोशिश कर रहा है कि हम सर्बिया के ऊपर अटैक करेंगे और रशिया कह रहा है कि अगर तुमने सर्बिया के ऊपर अटैक किया तो हम जो है तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। रशिया से जो है जर्मनी कह रहा है कि तुमने ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक किया तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। वैसे ही जो एक सीक्वेंस चल रहा है जो है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बताता है कि उस समय कैसी स्थिति पैदा हो गई थी कि हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो गया था। जैसे आपने पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि कैसे जो है हीरो जो है वो आता है और विलेन के कान के पास बंदूक रखता है, तो कोई दूसरा विलेन आता है वो हीरो के कान के पास बंदूक रख देता है और एक लंबी सी चैन बन जाती है और सब एक दूसरे के कान के ऊपर बंदूक रखे हुए हैं, मारने के लिए सब तैयार हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशन 1914 के समय जो है वो बाल्कन रीजन में क्रिएट हो गई थी दोस्तों। यहाँ पे देख रहे होंगे दो नेशंस को दिखाया गया, हालांकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद का सीन है। ये बाल्कन रीजन है जिसमें आप देख रहे होंगे कि इसको जो है बाल्कन रीजन को एक पॉट के रूप में दिखाया गया है और उसके अंदर कुछ मछलियाँ हैं। जो मछलियों को दिखाया गया है वो एक्चुअली बाल्कन रीजन से कंट्रीज हैं, ग्रीस है, बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है। ये सब कंट्रीज़ को जो है मछली के रूप में दिखाया गया है और बाहर जो है दो बिल्लियाँ वेट कर रही हैं कि मछलियाँ बाहर निकले इस बाल्कन से और हम जो है इसको झपट लें। तो इसमें देख रहे होंगे ये नाजिद सिंबल से समझ में आ रहा होगा कि जर्मनी है, ठीक है। और ये छोटा सा जो मूंछ है इससे समझ में आ रहा होगा कि हिटलर को दिखाने की कोशिश की गई है, और ये स्टालिन है जो कि रशिया का रूलर था। तो ये दोनों जो है राइवलरी थे, दोनों के बीच में एक तरीके से टेंशन था। जो जर्मनी था और रशिया था दोनों ओपोनेंट हुआ करते थे, तो दोनों तैयार हैं कि बाल्कन में से कोई भी बाहर निकले तो उसको हम झपट लें। तो ये कंडीशन थी उस समय दोस्तों ऐसी कि जो है बाल्कन जो पावरफुल कंट्रीज थे यूरोपियंस, वो कोशिश करते थे कि बाल्कन से कोई भी अगर डिसइंटीग्रेट होगा, ऑटोमन एम्पायर से कोई भी डिसइंटीग्रेट होगा बाल्कन रीजन का, तो हम उसको झपट करके और उसको अपने एरिया में मिला लेंगे, यानी कि उसको हम खा जाएंगे। कुछ ऐसी कंडीशन चल रही थी। ये एक मैप है, जो एक पोस्टर है जो आपके बुक में दिया हुआ है दोस्तों। इसमें जो है दिखाया गया है ब्रिटेन के पावर को। इसमें देख रहे होंगे बहुत सारे एरियाज़ जो है वो रेड कलर से दिखाए गए हैं। तो ये वो एरियाज़ हैं जो उस समय ब्रिटेन के कंट्रोल में हुआ करते थे। ये 1886 का मैप है। तो उस समय यहाँ पे सेंटर पे देख रहे होंगे ग्लोब है और ग्लोब के ऊपर एक लेडी बैठी हुई है। ये लेडी दरअसल जो है ब्रिटेन की एलिगरी है। एलिगरी के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आपको याद होकर। तो ये जो ब्रिटेन की एलिगरी थी उसका नाम था ब्रिटानिया, जैसे कि जर्मन की जर्मेनिया, फ्रांस की मैरियन, वैसे ही ब्रिटेन की ब्रिटानिया एलिगरी थी। तो ये दिखाया जा रहा है कि ये ग्लोब के ऊपर बैठी हुई है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर ब्रिटेन का राज है। और बाकी जो किनारे किनारे आप देख रहे हैं, ये सब किनारे जो बाउंड्री एरियाज़ में जो है जो लोग दिखाई दे रहे हैं, वो सभी आपको ट्राइबल पीपल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो हाथी, घोड़े, शेर, चीते, ये सब जो है जानवर के साथ हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो ये दिखाया जा रहा है कि जो जिन एरियाज़ के ऊपर ब्रिटेन ने कंट्रोल किया, वहाँ के लोग ऐसे ही थे, जो है जंगली टाइप से लोग दिखते थे और जंगलों में रहते थे और जंगली जानवरों के साथ रहते थे। तो ये पोस्टर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हर ब्रिटेन जो है वो कितना पावरफुल कंट्री है और इन सभी के ऊपर किस तरीके से वो रूल कर रहा है और इनको जो है वो समय के साथ सभ्य बनाएगा, ठीक है। और ऊपर आप देख रहे होंगे कि फ्रीडम, फ्रेटर्निटी और फेडरेशन की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि वो जस्टिफाई करने की भी कोशिश की जा रही है इस पोस्टर के माध्यम से कि हम जो कर रहे हैं वो जस्टिफाई है, हम फ्रीडम देंगे, फ्रेटर्निटी लेकर के आएंगे। तो दोस्तों यही था आज के लेक्चर में, बस इतना ही। लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसे व्हाई डिड स्लाविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल इन 19th सेंचुरी, गिव वन रीजन। उम्मीद है आप इसको कर पाएंगे। 3 और 5 मार्क्स से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।